हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभी और वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूपीएससी गो चैनल। आज हम विजनाइज की एनवायरनमेंट के जो कुछ टॉपिक्स बचे हुए रिमेनिंग टॉपिक्स उनको कंप्लीट करने जा रहे हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी इश्यू होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इसके साथ ही अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड थोड़ी स्लो है तो आप 1.25 करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो नाउ द टॉपिक इज़ टाइडल एनर्जी। पार्लियामेंट्री जो स्टैंडिंग कमेटी है उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की है किस पर, टाइडल पावर सब डेवलपमेंट इन इंडिया। टाइडल यानी जो अपन समुद्र के अंदर जो समुद्र की जो लहरों, जो तरंग है, जो आवेगे हैं, जो कि तरंगे बहती है, उनसे जो एनर्जी जनरेट होती है उसको बोलते हैं टाइडल एनर्जी। देर आर मेन मतलब जो 3 मेन टाइप्स ऑफ ओशन एनर्जी है, एक तो वेव, एक टाइडल एंड ओशन। एक तो वेव, जो एक वेव है, अपन नहीं बोलते ज्वारीय ऊर्जा ऐसा, तो वेव, टाइडल एंड ओशन। कमिटी स्टेटेड दैट एस्टिमेटेड पोटेंशियल ऑफ टाइडल एंड वेव एनर्जी इन इंडिया आर 12,455 मेगावाट एंड 41,300 मेगावाट रेस्पेक्टिवली। द पोटेंशियल एरिया विथ लो मीडियम टाइडल वेव स्ट्रेंथ आर। उसके अंदर कौन कौन से एरियाज है जहाँ पर लो और मीडियम टाइडल वेव की जो स्ट्रेंथ है। एक तो गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ कच्छ एंड साउथर्न रीजन इन गुजरात। गुजरात का जो साउथर्न रीजन है वहाँ पर एक पाक बे, मन्नार की चैनल है जो तमिलनाडु के अंदर, जो मन्नार का जो चैनल है, पाक बे और मन्नार का चैनल तमिलनाडु के अंदर। आपको पता है उसको अपन पाक बे बोलते हैं, जो श्रीलंका के मतलब और तमिलनाडु के जो बीच में है, पाक बे, ठीक है। हुगली रिवर, साउथ हल्दिया एंड सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल। याद रखना ये तीनों ऐसे एरियाज है जहाँ पे टाइडल वेव की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, लो मीडियम टाइडल वेव स्ट्रेंथ। पोटेंशियल एरिया यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं हैं। एक तो गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ कच्छ और गुजरात का साउथर्न रीजन, पाक वे याद रखना तमिलनाडु के अंदर, हुगली रिवर, साउथ हल्दिया एंड सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल। और पोटेंशियल ऑफ ओशन, थर्मल एनर्जी हैज़ नॉट बीन एस्टिमेटेड टिल डेट। अभी तक थर्मल एनर्जी को अभी तक एस्टिमेट नहीं, तो थर्मल एनर्जी हैज़ नॉट बीन एस्टिमेटेड टिल डेट, अभी तक थर्मल एनर्जी को एस्टिमेट नहीं किया गया है। टाइडल एनर्जी, पावर प्रोड्यूस बाय द नेचुरल राइज एंड फॉल ऑफ टाइड्स। जो टाइड्स होती है, जो अपनी बोलते हैं ना टाइड्स यानी ज्वार के कारण, जो ज्वार के राइज एंड फॉल के कारण जो पावर प्रोड्यूस किया जाता है उसको बोलते हैं टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी कोज्ड बाय द ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ, सन एंड मून। अर्थ, सन और मून के बीच में जो ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन होता है उसके कारण जो ऊर्जा जनरेट होती है उसको क्या बोलते हैं, टाइडल एनर्जी, ठीक है। टाइड्स के ऊपर उतार चढ़ाव के कारण। टू फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल टाइडल एनर्जी, टू फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल टाइडल, तो जो पावर प्रोड्यूस यानी जो ज्वारीय ऊर्जा का मतलब होता है ज्वार के उतार और चढ़ाव के कारण जो मतलब ऊर्जा जनरेट होती है उसको बोलते हैं टाइडल एनर्जी। और ये किस कारण से होती है कि जो ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण का जो इंट्रैक्शन होता है बिटवीन अर्थ, सन और मून, ठीक है। टू फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल टाइडल एनर्जी, जो ज्वारीय ऊर्जा है उसके पोटेंशियल जो ज्वारीय ऊर्जा है उसके 2 फॉर्म्स होते हैं, मतलब 2 फॉर्म्स हार्नेसिंग मेथोडोलॉजीज। एक तो टाइडल बैराज, एक होता है टाइडल स्ट्रीम टरबाइन। टाइडल एनर्जी इज हार्नेस्ड फ्रॉम टाइडल स्ट्रीम बाय मींस ऑफ टाइडल स्ट्रीम टरबाइन। एक तो टाइडल एनर्जी को मतलब जनरेट किया जाता है कहाँ से, जो टाइडल स्ट्रीम्स होती है, और वो टाइडल जो स्ट्रीम टरबाइन होते हैं उनको बार मतलब घुमा के यूज करके, टाइडल स्ट्रीम टरबाइन का यूज करके टाइडल एनर्जी को जनरेट किया जाता है। दूसरा है टाइडल बैराज, पावर इज जनरेटेड फ्रॉम टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी से पावर जनरेट किया जाता है थ्रू फ्लड जनरेशन, एब जनरेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लड एंड एब जनरेशन। यानी फ्लड जनरेशन और एब जनरेशन के थ्रू उसको टाइडल बैराज का निर्माण किया जाता है। नाउ टाइडल एनर्जी के सिग्निफिकेंस क्या है, तो एनर्जी सिक्योरिटी एंड डाइवर्सिफिकेशन एज इट इज़ मोर स्टेडी, प्रेडिक्टेबल एंड रिलायबल। एनर्जी सिक्योरिटी एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑब्वियस से अभी अपन ने जैसे कल ही पढ़ा था कि अगर अपन अलग अलग मल्टीपल सोर्स, जैसे अपन ने पंचामृत के लिए कल पढ़ा था, आपको मैं भले पंचामृत साथ ही साथ एक बार बता दूंगा। जैसे अपन ने कंप्रेस्ड बायोगैस पढ़ा था तो अपन बोल रहे थे कि डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा किसका, एनर्जी बास्केट का। वैसे ही ये भी टाइडल एनर्जी भी एक तरह से डाइवर्सिफाई करेगा एनर्जी, मतलब जो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का यूज कर रहे हैं, वैसे ज्वारीय ऊर्जा से भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा। ये मोर एफिशिएंट होगा देन वाइंड एनर्जी ड्यू टू इसकी हायर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर की डेंसिटी के कारण, क्योंकि वाटर का घनत्व ज़्यादा होता है और उससे ज़्यादा ऊर्जा जनरेट होती है। इंडिया की लॉन्ग कोस्ट लाइन के कारण, क्योंकि इंडिया के अंदर कोस्ट लाइन बहुत लंबी है तो उसके कारण ज्वारीय ऊर्जा ज़्यादा जनरेट होने की संभावनाएं हैं। रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल पर जो डिपेंडेंसी है, जो फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी है उसको भी रिड्यूस करना है, ठीक है। एंड डाइवर्सिफाई करना है एनर्जी मिक्स को डाइवर्सिफाई करना है। क्लाइमेट मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन बाय रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट, क्लाइमेट को मिटिगेट करना और उसके अलावा
कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस कर, मतलब क्लाइमेट मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन बाय रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट, यानी कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करने के बाद में क्लाइमेट मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन को प्राप्त करना, यानी क्लाइमेट को कैसे मिटिगेट करना है, क्लाइमेट चेंज के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उनको रिड्यूस करना है। क्योंकि आप सोचिए कि अगर टाइडल एनर्जी का यूनिट अपन इलेक्ट्रिसिटी में करेंगे तो उसके कारण अपन दूसरी जो गैर परंपरागत जो स्रोत है, मतलब ये तो एक्चुअली गैर परंपरागत स्रोत है, लेकिन ऐसे स्रोत जो नवीकरणीय है, गैर नवीकरणीय, जो बहुत जल्दी निर्माण नहीं होता है, उनका यूज कम करेंगे, उस पर हमारा ऑयल पर, इन पर कम यूज होगा, तो दूसरे फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंसी कम होगी। अब एक पंचामृत प्लेज को भी, इंडिया की जो पंचामृत प्लेज है उसको भी पूरा करना है, तो अभी पंचामृत प्लेज भी एक बार देख लेते हैं। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड ऑन इट, अपन ने ऑलरेडी इस पर डिस्कशन कर लिया, लेकिन पंचामृत टारगेट को अपन पढ़ लेते हैं साथ के साथ ही, ठीक है। सबसे पहले उसके अंदर पंचामृत टारगेट में 5 टारगेट है। पहला, नॉन फॉसिल फ्यूल जो कैपेसिटी है उसको 500 गीगावाट तक बढ़ाना है बाई 2030 तक। उसके अलावा एनर्जी रिक्वायरमेंट 50% ऑफ जो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो रीन्यूएबल सोर्सेज से आनी चाहिए 2030 तक। टोटल जो प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन है उसको रिड्यूस करना है बाई 1 बिलियन टन फ्रॉम नाउ, यानी अभी से लेकर 2030 तक कम से कम जो कार्बन एमिशन है उसको 1 बिलियन से कम करना है। कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी की जो कार्बन इंटेंसिटी है उसको रिड्यूस करना बाई 45% बाई 2030 ओवर 2005 लेवल, यानी 2005 लेवल से 2030 के लेवल तक 45% रिड्यूस करना है। अचीविंग द टारगेट ऑफ नेट जीरो एमिशन बाई 2070, और 2070 तक जो नेट जीरो एमिशन का जो टारगेट है उसको अचीव करना है। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अचीविंग द टारगेट ऑफ नेट जीरो एमिशन बाई 2070 तक अपने को नेट जीरो एमिशन का टारगेट अचीव करना है। तो अभी आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अपन क्या पढ़ रहे हैं, चैलेंजेस क्या है, सिंपल, ज़्यादा इसमें देखो अपने को कुछ भारी चीज़ें इसमें समझनी नहीं है, सिर्फ थोड़ा सी चीज़ें समझने की। चैलेंजेस क्या है, तो टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेज है टाइडल एनर्जी के अंदर। सबसे पहले कि एनवायरमेंटल कंडीशंस का कोई भरोसा नहीं, अनप्रेडिक्टेबल होता है, जैसे फ्लड आ जाता है, तो उसके कारण फिर जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है टाइडल एनर्जी को जनरेट करने के लिए, वो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी कितनी बार टूट जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में ब्रेक हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हो जाता है, ठीक है। एंड लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एक्सपीरियंस, कोरोजन, सॉल्ट वाटर इज हाईली कोरोसिव विच रिक्वायर्स एक्स्ट्रा केयर इन डिजाइन कंस्ट्रक्शन इंस्टॉलेशन टू ओवरकम द इफेक्ट ऑफ कोरोजन, यानी सॉल्ट वाटर होता है वो हाईली कोरोसिव होता है, ठीक है। उसके अलावा बायो फ्यूलिंग में आपको 3 चीज़ें आपको समझानी है, मैं आपको समझा देता हूँ 1 सेकंड। अब देखो, कोरोजिव का मतलब क्या होता है कि क्षतिपूरक, यानी जो कि नुकसान पहुंचाने वाला होता है। तो सॉल्ट वाटर क्या होता है, हाईली कोरोजिव होता है, और जिसके कारण क्या होता है कि एक्स्ट्रा केयर की जरूरत पड़ती है किसके अंदर, डिजाइन कंस्ट्रक्शन एंड इंस्टॉलेशन टू ओवरकम द इफेक्ट ऑफ कोरोजन। उसके अलावा बायो फ्यूलिंग, स्मॉल एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ्स कैन अटैच टू द मूविंग पार्ट ऑफ अंडर वाटर डिवाइसेस क्रिएटिंग द पोटेंशियल फॉर कॉस्टली ब्रेकडाउन एंड मेंटेनेंस। बायो फ्यूलिंग का मतलब समझते हो कि स्मॉल एनिमल्स और जो प्लांट लाइफ है उसको अटैच किया जा सकता है मूविंग पार्ट्स ऑफ अंडर वाटर डिवाइस, क्रिएट करना द पोटेंशियल फॉर कॉस्टली ब्रेकडाउन एंड मेंटेनेंस, यानी कॉस्टली ब्रेकडाउन एंड मेंटेनेंस, कॉस्टली ब्रेकडाउन और क्या बोलते हैं, जो क्रिएट करेंगे पोटेंशियल फॉर कॉस्टली ब्रेकडाउन एंड मेंटेनेंस के लिए एक पोटेंशियल क्रिएट करने का काम भी करेगा। फाइनेंशियल एंड कैपिटल इंटेंसिव एंड हाई अपफ्रंट इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, क्योंकि अब अगर ज्वारीय ऊर्जा से अपने को एनर्जी प्रोड्यूस करनी है तो देयर इज ए फाइनेंशियल कॉस्ट, कैपिटल इंटेंसिव कॉस्ट, रिस्क शेयरिंग एंड मिटिगेशन मैकेनिज्म, लेक ऑफ इंटरेस्ट अमंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एनवायरमेंटल इशू भी है कि रिड्यूस फ्लशिंग एंड इरोजन कैन चेंज द वेजिटेशन ऑफ द एरिया एंड डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस। समझो मेरी बात को, यहाँ पे क्या है कि अगर इंस्टॉल डिवाइस को अपन यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, एकाउस्टिक इफेक्ट कैन अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स, क्योंकि जो माइग्रेटरी बर्ड्स है, जो प्रजातियाँ यहाँ पर माइग्रेट होकर आती है, उनके मूवमेंट को अफेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि इंस्टॉल डिवाइसेस से वो टकरा कर मर भी सकते हैं। उनका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो उनको परेशान करता है, डिस्टर्ब करता है द सेंसरी सिस्टम ऑफ मरीन स्पीसीज, जो मरीन स्पीसीज है उनकी सेंसरी सिस्टम को भी डिस्टर्ब करता है अमंग अदर्स, यानी एनवायरमेंटल इशू भी है। वे फॉरवर्ड क्या है, तो रीअसेसमेंट करना है वेरियस फॉर्म्स ऑफ ओशन एनर्जी की जो वेरियस फॉर्म्स है उसको रीअसेस करना है। उसके अलावा सेटअप करना है डेमोन्स्ट्रेशन पायलट प्रोजेक्ट, जो पायलट प्रोजेक्ट होता है उसको सेटअप करना है टू शो केस प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट एंड कॉमर्शियल विएबिलिटी ऑफ टाइडल पावर हो गया। नॉन सोलर रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन, नॉन सोलर रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस होते हैं, मिनिस्ट्री शुड फॉलो अप ऑन इंक्लूजन ऑफ ओशन एनर्जी को इंक्लूड करने के लिए फॉलो अप करना चाहिए अंडर किसके अंदर, नॉन सोलर आरपीओ रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन के अंदर,
ताकि इंश्योर कर सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्शियल टाइडल प्रोजेक्ट। इसके अंदर क्या होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को भी फोकस किया जा सकता है और मिनिस्ट्री को फोकस करना चाहिए कि भाई ओशन एनर्जी को इंक्लूड किया जाए अंडर नॉन सोलर जो रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस है उसके अंदर। उससे क्या होगा, डेवलपमेंट होगा कॉमर्शियल टाइडल प्रोजेक्ट का। 2019 के अंदर गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया वेरियस फॉर्म्स ऑफ ओशन एनर्जी शेल बी एलिजिबल फॉर मीटिंग नॉन सोलर renewable purchase obligations, environmental impact assessment, pragmatic assessment of environmental impact and ecological sustainability of ocean energy project, evaluation of global experience को evaluate करना है। उसमें 2 प्रोजेक्ट फ्रॉम फ्रांस एंड साउथ कोरिया, फ्रांस और साउथ कोरिया से जो 2 प्रोजेक्ट है जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं अबाउट 90% ऑफ इंस्टॉल्ड टाइडल पावर इन द वर्ल्ड। 2 प्रोजेक्ट है कहाँ से, एक तो फ्रांस से, एक साउथ कोरिया से, विथ जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 90% ऑफ द इंस्टॉल्ड टाइडल पावर इन द वर्ल्ड के अंदर जो इंस्टॉल्ड टाइडल पावर है उसकी 90% कहाँ से, मतलब कहाँ से आता है, 2 प्रोजेक्ट, एक तो फ्रांस से, एक साउथ कोरिया के अंदर। आप सोचिए कि अपने को क्या करना है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करो किसका, ओशन एनर्जी प्रोजेक्ट का। और ग्लोबल एक्सपीरियंस के अंदर बोलते हैं कि जो फ्रांस और साउथ कोरिया से जो 2 प्रोजेक्ट है वो केवल जो वर्ल्ड के जो टोटल टाइडल पावर के जो इंस्टॉल प्रोजेक्ट है उसका 90% तो केवल फ्रांस और साउथ कोरिया के 2 प्रोजेक्ट ने ही कवर कर रखा है। डी रिस्किंग फाइनेंशियल ऑप्शन, जो फाइनेंशियल ऑप्शन है उसको डी रिस्क करना है। कहने का मतलब है कि टैक्स फ्री बॉन्ड्स को इशू करो बाय रिन्यूएबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, जो लाइक IRDA के द्वारा, फॉर ऑन लैंडिंग टू रिन्यूएबल सेक्टर, इम्प्रूवमेंट इन सॉफ्ट लोन स्कीम फॉर रीफाइनेंस, यानी सॉफ्ट लोन स्कीम के लिए इम्प्रूवमेंट करना ताकि रीफाइनेंस किया जा सके और रीन्यूएबल सेक्टर को ऑन लैंडिंग प्रोवाइड की जा सके। सिंपल है, ज़्यादा कोई कठिन नहीं है। अब एक छोटी सी चीज़ और समझ लो साथ के साथ, ओशन एनर्जी की अदर टाइप्स कौन कौन से, एक तो वेव एनर्जी होता है, एक ओशन करंट एनर्जी होता है, एक ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन होता है, एक सेलिनिटी ग्रेडियंट, ठीक है, ओस्मोटिक प्रेशर, जिसके अंदर क्या होगा, डिराइव किया जाएगा ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफ़र किया जाएगा टू द अपर सरफेस ऑफ द ओशन करंट एनर्जी को डिराइव किया जाएगा कहाँ से, ओशन सर्कुलेशन के थ्रू, यानी ओशन के अंदर जो सर्कुलेशंस होते हैं उनके थ्रू ओशन करंट एनर्जी। वेव एनर्जी का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफ़र करने से जो जनरेट एनर्जी होगी। ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन डिराइव होगा टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर ओशन लेयर्स। सेलिनिटी ग्रेडियंट हो गया सेलिनिटी डिफरेंस बिटवीन फ्रेश एंड ओशन वाटर एट रिवर माउथ्स, ठीक है। अभी आपको मैं सिंपल चारों चीज़ें समझ में आ गई है ना। सेलिनिटी ग्रेडियंट का मतलब होता है कि जो सेलिनिटी डिफरेंस होता है किसके अंदर, फ्रेश और ओशन वाटर्स के बीच में। एक तो होता है फ्रेश वाटर्स, एक होता है ओशन वाटर्स, उसके बीच में जो नमक का जो सेलिनिटी एंड जो खारेपन होता है उसके जो ग्रेडियंट तत्व होते हैं उसके बीच में जो डिफरेंस होता है उससे जो एनर्जी जनरेट होती है उसको बोलते हैं सेलिनिटी ग्रेडियंट एट रिवर माउथ, ठीक है। सिंपल है, कोई भारी बात नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं। अभी अपन ने ऑलरेडी बेलेम डिक्लेरेशन देख लिया था, किसके लिए था, जो कि अमेजोन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के था। उसके अंदर कौन कौन सी कंट्री है, तो बोल्विया, ब्राज़ील, कोलंबिया, एक्वाडोर, गुयाना, पेरो, सूरीनेम एंड वेनेजुएला, ठीक है। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, इसका क्वेश्चन RAS में आया था। अब नाउ आइए IUCN's इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम और टाइगर प्रोग्राम, ठीक है। तो ITHCP जो कि IUCN का जो इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम है उन्होंने लॉन्च किया है कॉल फॉर कंसेप्ट नोट्स फॉर फेज 4 ऑफ प्रोग्राम। उन्होंने लॉन्च किया है कॉल फॉर कंसेप्ट नोट्स फॉर फेज 4 ऑफ प्रोग्राम। फेज 4 विल एक्सपांड इट्स फोकस। फेज 4 है वो एक्सपांड करेगा इसका फोकस टू इंक्लूड अदर पेथराइन स्पीसीज इन पर्टिकुलर लियोपार्ड एंड क्लाउडेड लियोपार्ड। मेरी बात समझो, इसके अंदर क्या होगा कि मेन उद्देश्य क्या है इसका कि भाई इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम होगा, जिसका काम होगा कि फेज़ 4 का जो प्रोग्राम है उसको मतलब उसके लिए प्रॉपरली उसको नोट करना। विल एक्सपांड, इसका मेन फोकस क्या होगा, फेज़ 4 का फोकस क्या होगा कि भाई इंक्लूड करनी अदर जो पेंथर स्पीसीज है जिसके अंदर लियोपार्ड भी आ गई है, क्लाउडेड लियोपार्ड भी हो गई है, ठीक है। इसको 2014 के अंदर लॉन्च किया गया था। इज ए स्ट्रेटेजिक फंडिंग मैकेनिज्म सपोर्टेड बाय जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। कहने का मतलब ये है, मेरी बात समझो, यहाँ पे इसको एक तो 2014 के अंदर लॉन्च किया गया था। एक स्ट्रेटेजिक फंडिंग मैकेनिज्म है, स्ट्रेटेजिक जो फंडिंग मैकेनिज्म है वो है ये। इसका उद्देश्य है कि फंडिंग प्रोवाइड करना किसके द्वारा, जो सपोर्ट किया जाता है भाई जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इट इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम के अंदर ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। एक ग्लोबल एफर्ट जिसका उद्देश्य है डबल करना टाइगर नंबर्स इन वाइल्ड बाई 2022 तक टाइगर की पॉपुलेशन को डबल करना है। और किसके द्वारा, जो प्रोग्राम का नाम क्या है, ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम।
और ये एक स्ट्रेटेजिक फंडिंग मैकेनिज्म है, याद रखना फंडिंग मैकेनिज्म है कि मतलब इसका उद्देश्य है कि भाई फंडिंग प्रोवाइड करना है। स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड्स 2023 रिपोर्ट इसको रिलीज़ कर दिया गया है 2023 में, जो रिलीज़ हो गई है बाई वाइल्ड लाइफ, कौन से इंस्टीट्यूट, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड जूलॉजिकल ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया। सबसे पहले यही देख लेते हैं, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है तो उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ 1982, याद रखना है। ऑटोनोमस नेचुरल रिसोर्स सर्विस इंस्टीट्यूशन है ये, ऑटोनोमस नेचुरल रिसोर्स सर्विस इंस्टीट्यूशन है, किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसका जो प्रेसिडेंट कौन होगा इस मतलब वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का, तो मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। फंक्शन क्या होगा, वाइल्ड लाइफ को रिसर्च करना इन द एरिया ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एंडेंजर्ड जो स्पीसीज है उन एरिया के अंदर वाइल्ड लाइफ रिसर्च को कंडक्ट करना, ठीक है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ 1916। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये इसका भी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज टू एक्सप्लोर द फाउनल डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री, कंट्री की जो फाउनल डाइवर्सिटी है उसको एक्सप्लोर करना, ठीक है ना। अभी अपन इसके आगे ये टॉपिक देख लेते हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी देख लिया है 1982, समझ में आ गया। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तो 1916, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 1982। उसके अलावा जो टॉपिक अब अपन पढ़ रहे हैं कि जो की हाइलाइट्स में जो बर्ड स्पीसीज है रिचनेस, यानी जो बर्ड स्पीसीज की जो बहुत नंबर ऑफ प्रजातियाँ है वो घट चुकी है, किसके कारण, एक तो कॉमर्शियल मोनोकल्चर के कारण, प्लांटेशन के कारण, उसके अलावा शहरीकरण के कारण, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण। लॉन्ग डिस्टेंस जो माइग्रेंट है, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आ रही है ऐसे माइग्रेंट्स, या एक देश से दूसरे देश में जो प्रजातियाँ माइग्रेंट है वो भी डिक्लाइन हो गई है, किसके कारण, ओवर 50% से ज़्यादा, मतलब 50% के आसपास। सो बर्ड्स दैट ब्रीड इन द आर्कटिक के अंदर ऐसी बर्ड्स हैव बीन पर्टिकुलरली अफेक्टेड हुई है। उसके अलावा जैसे कुछ बर्ड स्पीसीज, इंडियन पिपोल है, रॉक पिजन है, एशियन कोयल है, हाउस क्रो है, ये शॉकिंग एंड इंक्रीजिंग ट्रेंड, उनमें तो ट्रेंड बढ़ रहा है, उस पर इंक्रीजिंग ट्रेंड है। याद रखना कौन कौन सा, इंडियन पिपोल, रॉक पिजन, एशियन कोयल एंड हाउस क्रो की बर्ड्स और देयर हैबिटेट। एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर कौन कौन से है, तो इंडियन स्कीमर जो कि चंबल नदी, गंगा नदी, उसके अलावा महानदी, यमुना एंड सन नदी के पास। उसके अलावा ब्लैक बेली टर्न अराउंड चंबल, चंबल नदी के आसपास, महानंदा, गंगा, सन, गोदावरी एंड यमुना नदी के आसपास। ब्लैक बेली टर्न क्रिटिकली एंडेंजर्ड के अंदर कौन कौन से, एक तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान और गुजरात के अंदर, बंगाल फ्लोरिकेन रेस्ट्रिक्टेड टू द हिमालयन तराई एंड ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, जिसके अंदर उत्तर प्रदेश हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। बेयर्स पोचर्ड, याद रखना क्रिटिकली एंडेंजर्ड के अंदर एक तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया, एक बंगाल फ्लोरिकेन हो गया, एक बेयर्स पोचर्ड हो गया। आसाम एंड मणिपुर के अंदर, राजस्थान एंड गुजरात में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, उसके अलावा बंगाल फ्लोरिकेन है जो यूपी, आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश के आसपास वाले एरिया के अंदर है, ठीक है। सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। सिंपल 2023 की इंडियन बर्ड की रिपोर्ट है। नाउ रिपोर्ट ऑन इंक्लूसिव कंजर्वेशन इनिशिएटिव, एक इंक्लूसिव कंजर्वेशन इनिशिएटिव आया है, उसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है। उसको रिलीज किसने किया गया है, तो भाई ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, याद रखना GEF, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी एंड कंजर्वेशन इंटरनेशनल। अभी आपको बता दूँ ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के संबंध में आपने और भी अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी और जो क्या बोलते हैं इसको, ग्लोबल एनवायरनमेंट फ्रेमवर्क फंड, ऐसा कुछ पढ़ा हो, याद आ रहा हो तो ये भी अपन ने पढ़ा हुआ है। इंडिजीनियस पीपल, ऐसे पीपल जो कि इंडिजीनियस है, वो 40% ऑफ इस टेरिस्ट्रियल प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर रहते हैं और 37% ऑफ इकोलॉजिकली इंटेक्ट लैंडस्केप है उनका। इंडिजीनियस लैंड मैनेजमेंट हैज इक्वल और ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन रिड्यूसिंग डिफोरेस्टेशन। इंक्लूसिव कंजर्वेशन इनिशिएटिव, नाम से ही पता चलना चाहिए कि इंक्लूसिव कंजर्वेशन इनिशिएटिव। इंक्लूसिव का मतलब है कि सबको साथ में लेके जो चले उसको बोलते हैं इंक्लूसिव। उसके अंदर जो इंडिजीनियस पीपल है, जो नहीं ऐसी प्रजातियाँ जो कि एकदम मतलब अपन क्या बोलते हैं इनको, जो प्रजातियाँ जंगलों में रह रही है, जो इंडिजीनियस है, जिनकी अपनी पहचान है, अपनी प्रथाएं, अपने सिस्टम्स है, वो टेरिस्ट्रियल प्रोटेक्टेड एरिया के 40% एरिया के अंदर वो रहती है। उसके अलावा इकोलॉजिकली इंटेक्ट लैंडस्केप के 37% एरिया के अंदर रहती है। तो इंडिजीनियस लैंड मैनेजमेंट हैज इक्वल और ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन रिड्यूसिंग डिफोरेस्टेशन। अगर अपन उनको प्रॉपर्ली मैनेजमेंट करते हैं तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा किस पे मिलेगा, ये जो डिफोरेस्टेशन हो रहा है वो रिड्यूस हो जाएगा ऑटोमेटिक। लेस देन 1% ऑफ क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन का लेस देन 1% एंड एडेप्टेशन फंडिंग इज डायरेक्टेड टू इंडिजीनियस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज़। उसके अलावा
ओनली 7% ऑफ द US डॉलर 1.7 बिलियन ऑफ फंडिंग का केवल 7% इज़ फॉर इंडिजीनियस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज़ के लिए कितना है, सिर्फ मतलब इन लोगों के लिए सिर्फ US डॉलर्स 1.7 बिलियन का ओनली 7%। एट द 26 COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इन 2021 गोज डायरेक्टली टू देम, केवल 7%। और इंक्लूसिव जो कंजर्वेशन इनिशिएटिव है उसके बारे में आप थोड़ा समझ लो। इसको ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के द्वारा एंडोर्स किया गया था कब, 2022 के अंदर। इसका उद्देश्य क्या है, तो IP मतलब जो क्या बोलते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, इंडिजीनियस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज़ को सपोर्ट करना है, टू सिक्योर एंड एनहांस करना है उनकी स्टेवर्डशिप ओवर लैंडस्केप सीस्केप। कहने का मतलब है कि जो उनको सपोर्ट करना है, किसके लिए, कि भाई आप लैंडस्केप सीस्केप टेरिटरीज विद हाई बायोडाइवर्सिटी और जो रिप्लेसेबल इकोसिस्टम है उसको सिक्योर करो और उसके अंदर जो उसकी ग्रोथ है उसको बढ़ावा दो। 4 कंपोनेंट क्या है इंक्लूसिव कंजर्वेशन प्रोग्राम, कंजर्वेशन इनिशिएटिव के। एक तो सबसे पहले ग्लोबल एनवायरनमेंट बेनिफिट प्रोवाइड करो, किसको, लोकल एक्शंस को, मतलब लोकल कार्य करो, जिसका उद्देश्य वो होना चाहिए ग्लोबल एनवायरनमेंट यानी पूरे वर्ल्ड के जो एनवायरनमेंट को बेनिफिट पहुंचाना। ग्लोबल इंडिजीनियस पीपल लोकल कम्युनिटी कैपेसिटी को बिल्डअप करना है। उसके अलावा जो इंडिजीनियस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज़ है उसकी लीडरशिप इन इंटरनेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी के अंदर भी उनकी लीडरशिप होनी चाहिए। बैक्टीरिया प्रोड्यूस बायोमास, बैक्टीरिया जो है उसका उद्देश्य वो प्रोड्यूस क्या करेगा, बायोमास आफ्टर कंज्यूमिंग मीथेन विच कैन बी यूज, जिसका यूज किया जा सकता है एज फीड इन एक्वाकल्चर के अंदर फीड के रूप में वो यूज किया जा सकता है। मीथेन इज़ ओवर 85 टाइम्स मोर पोटेंट देन कार्बन डाइऑक्साइड। जो मीथेन होती है, जो मीथेन गैस अपन बोलते हैं, वो 85 गुना है किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से 85 गुना है ऑन ए 20 ईयर टाइम स्केल। एंड रेस्पॉन्सिबल किसके लिए जिम्मेदार है, फॉर नियरली 30% ऑफ टोटल ग्लोबल वार्मिंग। टोटल ग्लोबल वार्मिंग के 30% के लिए रेस्पॉन्सिबल केवल कौन है, मीथेन। और वो 85 गुना उसकी क्षमता है जो कार्बन डाइऑक्साइड के से 85 गुना मतलब उसकी क्षमता है ऑन ए 20 ईयर टाइम स्केल। एंड रिस्पॉन्सिबल है नियर 30% टोटल ग्लोबल वार्मिंग का 30% के लिए वो जिम्मेदार है। नाउ अपन टॉपिक पढ़ते हैं टर्टल्स एंड टोर्टोइज। थोड़ा समझ लेना, टर्टल और जो एक पीलीभीत टाइगर रिजर्व है यूपी के अंदर, याद रखना पीलीभीत टाइगर रिजर्व यूपी के अंदर। टर्टल सर्वाइवल अलायंस एनजीओ उन्होंने ज्वाइन किया, हैंड्स दोनों ने हाथ मिला लिया, किसके लिए, टर्टल एंड टोर्टोइज कंजर्वेशन के लिए। टर्टल एंड टोर्टोइज बहुत दोनों ही सरीसृप रेप्टाइल है, ठीक है। उसके अलावा मतलब जो रेंगते हैं साथ में श्वास भी लेते हैं, जो रेंगते हैं वैसा। तो दे लिव इन वाटर सम और नियरली ऑल ऑफ द टाइम, मतलब ज़मीन पर भी चल सकते हैं और मतलब एक साथ दो जगह ज़मीन पर भी चल सकते हैं और पानी के अंदर भी तैर सकते हैं ऐसा। तो दे लिव इन वाटर सम और नियरली ऑल ऑफ द टाइम, वो हमेशा या तो पानी में रहते हैं या नियरली ऑल ऑफ द टाइम। टर्टल्स ओमनीवोरस होते हैं, मतलब ये मांसाहारी होते हैं और मतलब शाकाहारी जीवों को भी खा सकते हैं ये। दे हैव थिनर मोर वाटर डायनेमिक सेल्स, इनके अंदर मोर वाटर डायनेमिक सेल्स ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा फ्लिपर लाइक लेग्स और वेब्स फीड की तरह इनमें फ्लिपर होते हैं। टोर्टोइज क्या होता है, तो उसके वो लैंड क्रिएचर्स होते हैं, यानी जो ज़मीन पर रहने वाली प्रजाति फाउंड इन डेजर्ट टू वेट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर जो फाउंड पाई जाती है वो प्रजाति है। जनरली वेजिटेरियन होते हैं। दे हैव राउंडेड एंड डोम्ड सेल्स, ये राउंडेड भी होते हैं डोम्ड सेल्स भी होते हैं। दे हैव क्लब लाइक फोर लेग्स एंड एलिफेंटाइन हिंड लेग्स। दे हैव क्लब यानी उनके अंदर क्लब होता है, किसके अंदर, एक तो 4 लेग्स एंड एलिफेंटाइन हिंड लेग्स के अंदर, ठीक है। समझ लेना, एक तो होता है टोर्टाइज, एक होता है टर्टल्स। दोनों चीज़ें समझ में आ गई है। पीलीभीत टाइगर यूपी के अंदर दोनों को मिलाया गया है ताकि टर्टल्स एंड टोर्टोइज का कंजर्वेशन हो सके और दोनों ही रेप्टाइल से, याद रखना इस चीज़ों को। फुजीवारा इफेक्ट सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किसने किया गया था, बाई सेकुही फुजीवारा इन 1921, किसके अंदर, जापान के अंदर, इसीलिए इसका नाम है फुजीवारा इफेक्ट। और इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई तो सेकुही फुजीवारा ने किया था और इसको ऑब्जर्व किसने किया पहली बार, और वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन व्हेन टाइफून्स मेरी एंड केथी मर्ज्ड इन 1964, जब टाइफून्स मेरी एंड केथी मर्ज्ड हुई 1964 के अंदर। इसका जो फुजीवारा इफेक्ट है, व्हेन जब दो हरिकेन या जो साइक्लोन होते हैं, जो दो चक्रवात एक दूसरे की साथ में सेम डायरेक्शन में एक दूसरे की ओर अग्रसर होते हैं और उसके बाद जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो एक इंटेंस डांस अराउंड देयर कॉमन सेंटर के बीच में एक इंटेंस डांस होता है, उसको ही बोलते हैं फुजीवारा इफेक्ट। ये बोलता है नेशनल वेदर सर्विस की डेफिनेशन।
इट इज़ इंटरेक्शन बिटवीन टू साइक्लोन, ये दो साइक्लोन के बीच में इंटरेक्शन है जिसको बोला जाता है फुजीवारा इफेक्ट। याद रखना, जिसको क्या बोलते हैं, दो साइक्लोन के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको बोलते हैं फुजीवारा इफेक्ट। इन रेयर इंस्टेंस इफ टू साइक्लोन आर इंटेंस, अगर दो साइक्लोन इंटेंस यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं तो दे में वर्ज विथ, वो एक दूसरे के साथ मर्ज भी हो सकते हैं, और लीडिंग टू, उसके कारण एक मेगा साइक्लोन, मेगा चक्रवात बन सकता है जो कि केपेबल ऑफ ब्रेकिंग हेवॉक अलोंग कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन के तट पर एक बहुत बड़ा हेवॉक यानी सुनामी लाने का काम भी कर सकता है। इट वॉज ऑब्जर्व फॉर द फर्स्ट टाइम, इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया है ओवर वेस्टर्न पैसिफिक ओशन व्हेन टाइफून मेरी एंड केथी मर्ज इन 1964। अब इसको आप हिंदी में भी पढ़ लो ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। 1 सेकंड है ना। एक ही समय में और एक ही महासागरीय क्षेत्र में विकसित होने वाले उष्णकटिबंधीय जो तूफानों के बीच 1400 किलोमीटर से कम दूरी पर उनकी केंद्रों के बीच किसी भी तरह की अंतःक्रिया को, ठीक है, उसको फुजीवारा प्रभाव के रूप में जाना जाता है। तूफानों, उष्णकटिबंधीय तूफानों के बीच 1400 किलोमीटर से कम दूरी पर उनके केंद्रों के बीच किसी भी तरह की अंतःक्रिया को फुजीवारा प्रभाव के रूप में जाना जाता है। इसकी तीव्रता कम दबाव वाले क्षेत्र 63 किलोमीटर प्रति घंटे से कम वायु की गति से एक सुपर टाइफून के बीच होती है। कम दबाव वाले क्षेत्र से एक सुपर टाइफून के बीच होती है 63 किलोमीटर प्रति घंटे से कम वायु की गति, और एक सुपर टाइफून 209 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक वायु की गति के बीच होती है। याद रखना, इसकी तीव्रता कम दबाव वाले क्षेत्र जिसमें 63 किलोमीटर प्रति घंटे से कम वायु की गति, इसकी जो तीव्र कम दबाव वाले क्षेत्र है डिप्रेशन, मतलब 63 किलोमीटर प्रति घंटे से कम वायु की गति से एक सुपर टाइफून 200 किलोमीटर के बीच, ये दोनों की तीव्रता मतलब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। इनके परस्पर अंतःक्रिया से दोनों तूफान प्रणालियों की दिशा और तीव्रता में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, तो आपको फुजीवारा इफेक्ट समझ में आ ही गया होगा। उसके अलावा आपको टर्टल एंड टोर्टोइज भी समझ में आ गया होगा। नाउ माइथोब्यूरेटिक्स 5GB1C, अब इसको समझ लो। ये तो अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया है एक, अच्छा सॉरी इंक्लूसिव कंजर्वेशन, सॉरी 2-3 टॉपिक रह गए हैं, अभी पढ़ लेते हैं। जो इंक्लूसिव कंजर्वेशन प्रोग्राम जो अपन ने ऑलरेडी पढ़ा था उसके अंदर क्या 4 कंपोनेंट्स है। एक तो डिलीवर करना ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी बेनिफिट्स को, कैपेसिटी बिल्डिंग को, उसके अलावा आईपी जो इंडिजीनियस पीपल एंड लोकल कम्युनिटी को लीडरशिप प्रोवाइड करना है, किसके अंदर, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी के अंदर। उसके अलावा इंक्लूसिव कंजर्वेशन नॉलेज टू एक्शन, अदर इनिशिएटिव फॉर इंक्लूसिव कंजर्वेशन के लिए जो अदर इनिशिएटिव है कौन कौन से हैं। एक तो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड प्रोपोज्ड बाय ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड। एक तो होता है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड को इनिशिएट करना है। इंडिया के अंदर एक कम्युनिटी रिजर्व एंड रिकग्निशन ऑफ सेक्रेड ग्रूव अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2002, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2002, उसके अंदर क्या करना है, एक तो अपने को कम्युनिटी रिजर्व का फॉर्मेशन करना है और फॉरेस्ट राइट एक्ट 2001 का रिकग्नाइज करना है। ये अदर इनिशिएटिव है किसके लिए, इंक्लूसिव कंजर्वेशन के लिए। और CI इज़ वर्जीनिया US बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। CI जो वर्क करता है टू प्रोटेक्ट नेचर, जो नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए उसका उद्देश्य होता है, और जो इंट्रोड्यूस करता है क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड फॉर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के लिए क्या करता है कि प्रोटेक्ट करने का काम करता है नेचर। एक तो जो CI यानी जो कंजर्वेशन इनिशिएटिव है उसका काम क्या है, हेलो एक सेकेंड है ना, जो कंजर्वेशन इनिशिएटिव है उसका जो एक USA बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका उद्देश्य है कि भाई नेचर को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। और बायोडाइवर्सिटी एस्पेक्ट का जो क्वांटिटेटिव इंट्रोडक्शन करना, एक तो क्वालिटेटिव होता है एक क्वांटिटेटिव होता है, तो क्वांटिटेटिव इंट्रोडक्शन करना। नाउ थारोसोरस इंडिकस, ये थार के अंदर देखो इसका नाम ही है थारो, यानी थार के अंदर जो डायनासोर की प्रजातियां पाई जाती थी उसको थारोसोरस इंडिकस बोलते हैं। इट इज़ लॉन्ग नेक प्लांट ईटिंग डाइक्रासूरियड डायनासोर है, ये लॉन्ग नेक्ड है, प्लांट ईटिंग है और डाइक्रासोनिक डायनासोर है, जिसका जो जैसलमेर में राजस्थान के अंदर मतलब जैसलमेर राजस्थान में पाए गए हैं। ये 167 मिलियन ईयर्स ओल्ड है एंड बिलोंग टू न्यू स्पीसीज से बिलोंग करता है जो कि अननोन है साइंटिस्ट दस फार। देयरफॉर सो फार सजेस्टेड दैट ओल्डेस्ट डाइक्रासोरिड वाज फ्रॉम चाइना। ऑल्सो फॉसिल ऑफ डाइक्रासोरिड डायनासोर हैव बीन फाउंड, जिसको फाउंड किया गया प्रीवियसली नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका एंड चाइना। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द थार डेजर्ट, इसको नाम दिया जाएगा, इट इज़ मतलब थार डेजर्ट का नाम पड़ा है ऑफ राजस्थान वेयर इट वाज फाउंड एंड धीरे धीरे थार डेजर्ट से थारोसोरस इंडिकस, इसके अंदर अपने को जो फैसिल्स यानी जो प्रजातियाँ मिली है ऑफ डाइक्रोसोनिकल डायनासोर्स की मिली है,
जो कि नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के अंदर पहले पाए जाते थे, अफ्रीका एंड चाइना के अंदर, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका और अफ्रीका एंड चाइना के अंदर, याद रखना। और थ्योरी ये भी बताती है जो ओल्डेस्ट डाइक्रोसोरिड वॉज फॉर्म फ्रॉम चाइना से था, ठीक है। उसके अलावा मिथोलोटिवेल्युबम सॉरी मिथिलो टू वी मिथोलो टू वी माइक्रोबियम ब्यूरेटेंस 5GB1c, जो ये मिथोलोटिव वी माइक्रोबियम बुरियाटेंस 5GB1c ये क्या है, एक मेथेनट्रोप है, मीथेन ईटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इसका पोटेंशियली उद्देश्य क्या है कि मीथेन को रिमूव करना है फ्रॉम मेजर एमिशन साइट्स, जैसे लैंडफिल्स हो गया, पेडी फिल्स हो गया एंड ऑयल एंड गैस वेल्स हो गया। हार्नेसिंग दिस बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया को हार्नेस करना है ऑन ए लार्ज स्केल कैन कीप, वो रख सकते हैं 240 मिलियन टन्स ऑफ मीथेन, यानी मीथेन की 240 मिलियन टन्स को एक साथ अलग से रख सकते हैं फ्रॉम रीचिंग द एटमॉस्फेयर बाय 2030। और जिसका उद्देश्य क्या होगा, रीच करना है एटमॉस्फेयर को बाय 2050 तक, अपने को ऐसे एटमॉस्फेयर को पहुंचाना है, जिसका उद्देश्य होगा कि हार्नेसिंग दिस बैक्टीरिया ऑन ए लार्ज स्केल कैन कीप 240 बिलियन, यानी 240 बिलियन को रखना है, 240 बिलियन टन्स को ऑफ मीथेन फ्रॉम रीचिंग द एटमॉस्फेयर, मतलब 2050 तक अपने को क्या करना है कि ऐसे एटमॉस्फेयर को तक पहुंचना है जहाँ से अपने को एक ऐसे बैक्टीरिया को हार्नेस करना है, जिसका उद्देश्य क्या होगा कि भाई 240 मिलियन टन ऑफ मीथेन को मेंटेन करके रखना है बस। और मीथेन को मेजर एमिशन साइट से हटाना है, कहाँ से, लैंडफिल से, पेडीफिल से एंड ऑयल एंड गैस वेल से। उसके अलावा एक बैक्टीरिया जो प्रोड्यूस करता है बायोमास, ऐसे बैक्टीरिया जो कि बायोमास को प्रोड्यूस करते हैं आफ्टर कंज्यूमिंग मीथेन विच कैन बी यूज्ड एज फीड इन एक्वाकल्चर, जिसका उद्देश्य किया गया है, जिसको यूज किया गया है एज ए फीड इन एक्वाकल्चर के अंदर, फीड के अंदर, मतलब बैक्टीरिया प्रोड्यूस बायोमास को भी डेवलप करने की ज़रूरत है, जिसका उद्देश्य क्या होगा, जो एक्वाकल्चर है, जो काम एक्वाकल्चर कंपनी मतलब एक्वाकल्चर कर रही है, उसके विच कैन बी यूज्ड एज ए फीड इन एक्वाकल्चर, ठीक है। समझ में आया है, देखो मैं समझा देता हूँ। एक तो मीथेन का यूज कम करना है, ये तो समझ में आ गया, और इससे बैक्टीरिया प्रोड्यूस करेंगे जो बायोमास आफ्टर कंज्यूमिंग मीथेन को कंज्यूम करने के लिए, जिसका उद्देश्य होगा फीड इन एक्वाकल्चर, यानी एक्वाकल्चर को फीड आउट करना है। उसके अलावा टर्टल एक्स और मीथेन अभी अपन ने पढ़ ही लिया है, और बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है बायोमास आफ्टर कंज्यूमिंग मीथेन को कंज्यूम करने के बाद बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है बायोमास का, जिसको यूज करते हैं फीड इन एक्वाकल्चर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। एनवायरनमेंट का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच।